हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और स्टूडेंट्स, ये भी आशा करता हूँ कि आपने मेरा इलास्टिसिटी पर बेस्ड फर्स्ट वीडियो भी देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। आज हम लोग इलास्टिसिटी पर सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होती है। जिसको भंजन प्रतिबल या विच्छेदक प्रतिबल भी बोलते हैं और इसको SB से लिखते हैं। क्या होता है कि जैसे ये वायर है, इस पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, और एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे और लेंथ बढ़ेगी, और जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे ये अपनी नेचुरल लेंथ पे आने की कोशिश करेगा यदि ये इलास्टिक है तो। पर कभी कभी हम एक्सटर्नल फोर्स इतना ज्यादा लगा देते हैं कि इसमें प्रोड्यूस जो स्ट्रेस है, जो इसके लेंथ बढ़ने का अपोज कर रही है, वो हार जाती है और ये वायर टूट जाता है। तो इसकी जो मैक्सिमम औकात है एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट लेंथ बढ़ने का अपोज करने के लिए, उसको बोलते हैं भंजन प्रतिबल, ब्रेकिंग स्ट्रेस। यदि मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के जो इसके ब्रेकिंग स्ट्रेस है उससे ज्यादा लगा दूंगा तो ये टूट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट्स ए मैक्सिमम वैल्यू of produce, it's a maximum value of produce stress in a material against external force या deforming force। beyond which material or wire is fractured या broken। क्या लिखा? ये पदार्थ में उत्पन्न, इट्स ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस स्ट्रेस, ये किसी पदार्थ में उत्पन्न वह अधिकतम प्रतिबल है यदि उससे ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स हुआ, डिफॉर्मिंग फोर्स हुआ, तो वो मटेरियल और वो वायर टूट जाएगा। इसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। और ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? SB क्या होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस? वही फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स क्या होता है? यहां से फोर्स क्या आ जाएगा? SB इंटू A। यहां ये ध्यान रखने वाली बात है, SB मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस ओनली depends on nature of material। ये सिर्फ मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है। और SB नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है? अप्लाइड फोर्स पे। आप कहोगे सर फॉर्मूले में फोर्स तो आ रहा है, आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे, एरिया ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, ओवरऑल ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। SB नॉट डिपेंड्स ऑन अप्लाइड फोर्स, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ
इन पे डिपेंड नहीं करता है। ये सिली मिस्टेक होने वाला पॉइंट है, बच्चों से गलती होती है इस पॉइंट पे। अब ध्यान से सुनो, क्या समझाया मैंने कि इस वायर पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के और इस वायर की लेंथ बढ़ा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाता जाऊंगा, उसके अगेंस्ट इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होती रहेगी। हर मटेरियल की एक फिक्स ब्रेकिंग स्ट्रेस होती है। यदि एक्सटर्नल फोर्स से जो आपने स्ट्रेस डेवलप करी है वो ब्रेकिंग स्ट्रेस से भी ज्यादा है तो वो मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, ये दो कॉपर के वायर है, दोनों की लेंथ सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया एक का A है, एक का A/2 है। इसको तोड़ने के लिए फोर्स चाहिए F1, मतलब मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाता जा रहा हूं, F1 फोर्स लगाता हूं तो ये टूट जाता है, और ये F2 फोर्स लगाता हूं तो टूट जाता है, वायर ब्रेक हो जाता है। तो F1/F2 का रेशियो क्या होगा? अब ध्यान से सुने, अभी मैंने आपको समझाया था कि जो फोर्स होगा वो होगा ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। अब ध्यान से सुने, दोनों कॉपर के हैं, बाकी किसी चीज पे डिपेंड करता नहीं है, तो ये क्या होगा? सेम। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब F1/F2, इसका एरिया कितना है? A, इसका एरिया कितना है? A/2। सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा? 2/1। मतलब आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसमें आपने क्या सीखा? कॉपर के वायर है दोनों, लेंथ दोनों की सेम है, इसका एरिया इससे डबल है, तो इसको तोड़ने के लिए फोर्स भी क्या चाहिए? डबल। अब आप इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस निकालो। मैंने आपको कहा था ना, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होती है वो फोर्स पे डिपेंड नहीं करती है। अब इसका फोर्स और इसका एरिया, इसका फोर्स और इसका एरिया आप निकालना, ब्रेकिंग स्ट्रेस दोनों की सेम आएगी, जबकि फोर्स तोड़ने के लिए दोनों को अलग अलग चाहिए। आप लोग लिख सकते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, ये दोनों क्वेश्चन जो अभी अपने लास्ट क्वेश्चन किया और ये क्वेश्चन किया, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो बच्चों से गलती होती है। अगेन दो कॉपर के वायर है, पहले एरिया अलग अलग था, इस बार मैंने एरिया सेम लिया, लेंथ अलग अलग कर दी। इसको तोड़ने के लिए जो ब्रेकिंग फोर्स चाहिए वो F1, इसको तोड़ने के लिए F2, तो F1 और F2 का रेशियो क्या होगा? तो अगेन अभी बताया मैंने आपको, फोर्स जो होता है वो होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया, और दोनों कॉपर के हैं, बाकी किसी चीज पे डिपेंड करता नहीं, तो ये सेम है, तो फोर्स प्रोपोर्शनल, और एरिया भी सेम, इस बार तो एरिया भी सेम, तो इसका मतलब फोर्स क्या होगा? दोनों के लिए सेम, तो रेशियो क्या आएगा? 1:1। जबकि हम एग्जाम में माइंड लगा देते हैं, हम सोचते हैं यार ये L लेंथ का है, ये L/2 लेंथ का, इसकी लेंथ आधी है, तो हो सकता है इसको तोड़ना आसान है, जबकि फोर्स दोनों को सेम चाहिए। आंसर आएगा 1:1। अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट मैक्सिमम लेंथ बाय विच ए वायर कैन बी सस्पेंडेड विदाउट ब्रेक इफ ब्रेकिंग स्ट्रेस दिस एंड डेंसिटी ऑफ वायर इज दिस। ये आपको दे रखी है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि जैसे एक वायर है, ठीक है, पूछा है उसकी लेंथ कितनी लेंथ लें, मैक्सिमम कितनी लेंथ लें इसकी। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ये जिस मटेरियल का बना हुआ उसकी डेंसिटी रो है, और पूछा है ये मैक्सिमम लेंथ कितनी लें जिससे ये खुद के भार की वजह से टूटे नहीं, क्योंकि जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ेगी इसका खुद का मास बढ़ेगा, इसका खुद का वेट बढ़ेगा, खुद के वेट की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगी कल वो ब्रेकिंग स्ट्रेस से भी ज्यादा हो गई तो ये टूट जाएगा। हम चाहते हैं हमारा वायर नहीं टूटे, तो हम क्या बोलेंगे? वेट की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हुई है, स्ट्रेस कितनी होती है? फोर्स अपॉन एरिया। इसका वेट mg
वायर का वेट, इसके नीचे वेट नहीं लटका है, वायर का खुद का वेट है mg डिवाइड बाय एरिया। ये जो स्ट्रेस डेवलप हुई है ये ब्रेकिंग स्ट्रेस से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यदि ये ज्यादा हो गई तो वायर टूट जाएगा, पर हमको विदाउट ब्रेक तोड़ना नहीं है। m को मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी इंटू जी। ये देखो मास को लिख दिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी डिवाइड बाय एरिया, और ये वैल्यू मेरी ब्रेकिंग स्ट्रेस से कम होनी चाहिए। एरिया से एरिया कैंसिल, तो यहां से मेरी जो L की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, SB अपॉन रो जी के बराबर। यानी मेरी लेंथ जो है इससे कम होनी चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसके बराबर होनी चाहिए। इससे थोड़ी सी भी ज्यादा हो गई तो वायर खुद के वेट की वजह से टूट जाएगा। तो अब मैक्सिमम कैसे निकालें, बोलो SB कितना है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 5 एंड रो कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर 3, जी कितना है 10। इसको आप लोग सॉल्व कर दो तो ये 10 64 डिवाइड बाई 4 16 मीटर, आंसर आ गया 16 मीटर। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है, जेईई मेंस नीट में। अब कल मैं लेंथ 16.1 थोड़ी सी भी ज्यादा ले लेता तो ये वायर खुद के भार की वजह से टूट जाता। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A stone of mass 1 kg is tied with a one end of long string of length 2 meter. Find out maximum angular speed by which it can be revolved in horizontal circle without breaking. क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान से समझे क्या क्वेश्चन बोला है कि मान लो ये एक रस्सी है जिसकी लेंथ आपको 2 मीटर दे रखी है, इससे एक 1 kg का स्टोन आपने, और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही है, तो पूछा है इसको किस मैक्सिमम एंगुलर स्पीड से इसको घुमाएं कि ये रस्सी टूटे नहीं। तो स्टूडेंट्स अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो ब्रेकिंग स्ट्रेस से कम होनी चाहिए। अब स्ट्रेस इसमें कैसे डेवलप होगी बताओ, जब ये घूमेगा तो इसके ऊपर बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर l, इस स्टोन के ऊपर बाहर की तरफ लगेगा। ये हो गया स्ट्रेस, क्या होती है फोर्स अपॉन एरिया, राइट, जिसकी वैल्यू ब्रेकिंग स्ट्रेस से कम होनी चाहिए। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, m कितना है 1 kg, ओमेगा मुझे निकालना है, l कितना है 2 मीटर, एरिया कितना है 1 mm स्क्वायर, तो 1 इंटू 10 टू द पावर मिलीमीटर, मिली मतलब 10 टू द पावर -3, तो उसका स्क्वायर तो -6, लेस देन एंड इक्वल्स टू SB, SB कितना है 3.2 इंटू 10 टू द पावर 7। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये इधर जाएगा तो बच जाएगा आपका 3.2 इंटू 10 यानी 32 बाई 2 तो 16, तो आपका ओमेगा आ जाएगा लेस देन एंड इक्वल्स टू, यानी ये कह रहा है इस रस्सी से बंधे स्टोन को 4 रेडियन पर सेकंड से भी कम स्पीड से घुमाओ या मैक्सिमम उसके बराबर घुमाओ, उससे ज्यादा स्पीड से घुमाओगे तो बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी ज्यादा होगा, तो जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो ब्रेकिंग स्ट्रेस को ओवरकम कर देगी, उससे ज्यादा हो जाएगी तो रस्सी टूट जाएगी। तो आंसर हो गया फर्स्ट। स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे कि इलास्टिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जो कहीं पर भी यूज हो जाता है।
अब सर्कुलर मोशन, इलास्टिसिटी कनेक्ट हो गए। क्लियर? चलिए आप लोग नोट कर लें स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारी स्ट्रेस की जितनी कहानी थी वो खत्म हो गई, राइट? अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, स्ट्रेन क्या होती है, विकृति क्या होती है। जिसको कहते हैं विकृति। ये एक तरह से किसी में कितना विरूपण हुआ है उसका माप है। ये डिफॉर्मेशन का मेजरमेंट है, माप है। इट्स ए मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन है। किसी में स्ट्रेंथ ज्यादा है तो हम बोलेंगे डिफॉर्मेशन ज्यादा हुआ है, राइट? स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे विमा में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक विमा। जैसे मैंने वायर को खींचा, उसकी लेंथ थी 10 मीटर और लेंथ हो गई 10.2, तो चेंज कितना आया 0.2 का, तो ऊपर लिखेंगे 0.2 डिवाइड बाई 10। ये हो गई स्ट्रेंथ। अब देखिए ऊपर भी डायमेंशन नीचे भी डायमेंशन, इसलिए ये यूनिट लेस होती है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, मात्रकहीन और विमाहीन होती है। स्ट्रेन 3 टाइप्स की होती है। जैसे अपने स्ट्रेस 3 टाइप की पढ़ी, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, तो इसी तरह स्ट्रेन भी 3 टाइप की होती है। आप इसी सीक्वेंस से सीखें। फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। अब आपको पता है वायर को खींच के लेंथ बढ़ा सकते हैं, कंप्रेस करके कम कर सकते हैं, तो अपन ये लिखेंगे कि प्लस माइनस डेल्टा एल। डेल्टा एल का मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन एल। चेंज का मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई भी स्ट्रेन हो यूनिट होती नहीं उसकी। इस सेकंड टाइप की जो होती है स्ट्रेस, वो होती है वॉल्यूम स्ट्रेन। हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ी लॉन्गिट्यूडनल, सेकंड वॉल्यूम स्ट्रेन, जिसको आयतन विकृति बोलते हैं। मैंने आपको समझाया था कि एक बॉल को डेप्थ में लेके जाओ, डीप लेके जाओ लिक्विड के अंदर, तो प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम जाता है। और कोई चीज को डीप से टॉप पे लेके आओ, नीचे से ऊपर लेके आओ, तो प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। और ये भी प्लस माइनस, वॉल्यूम बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, इसलिए वॉल्यूम स्ट्रेन प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है, राइट? और तीसरे टाइप की जो स्ट्रेन होती है उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेन।
ये थोड़ी समझने वाली स्ट्रेन है। इसको कई लोग शियर एंगल भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको थीटा से लिखते हैं, राइट। अब समझते हैं कि शियर स्ट्रेन क्या होती है। तो समझो ये एक ऑब्जेक्ट है जो नीचे से आपने इसकी लोअर सरफेस को फिक्स कर रखा है। जो अपर क्रॉस सेक्शन एरिया, जो अपर सरफेस है, उस पर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। तो लगाया तो पहले इसकी पोजीशन ये थी, राइट। अब अपर फेस आगे शिफ्ट हो गई। जो मैंने डॉटेड से बताया मतलब पहले यहां थी, अब ये इतनी आगे शिफ्ट हो गई, ठीक है। ये हम मान लेते हैं एल है, ये एल मान लेते हैं। अपर फेस जो है लोअर फेस से कितनी डिस्टेंस पर है, एल डिस्टेंस पर है, तो ये एल हो गया अपना। और ये जो एंगल है, जिस एंगल से अपर फेस शिफ्ट हो गई उसको बोलते हैं थीटा। और कितनी शिफ्ट हो गई आगे, एक्स, ये एक्स आगे शिफ्ट हो गई। तो स्टूडेंट्स इस थीटा को कैसे निकालें? तो सिंस tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यह आ जाएगा x अपॉन एल। और सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, ऐसा तो है नहीं कि एक्सटर्नल फोर्स लगाने से अपर फेस बहुत ज्यादा एंगल पे शिफ्ट हो जाएगी, ये एंगल बहुत कम होगा। और जब एंगल स्मॉल होता है तो अपन इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई एल। ये शियर स्ट्रेन या शियर एंगल का फॉर्मूला है, एक्स बाई एल। कई लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि अपर फेस कितनी शिफ्ट हो गई, एक्स, और अपर फेस और लोअर फेस के बीच का सेपरेशन कितना है, वो एल। तो स्टूडेंट्स आप लोग भी ऐसे ध्यान रखो, एक्स इज शिफ्टिंग ऑफ अपर फेस और एल इज अपर फेस और लोअर फेस के बीच का गैप। इसकी भी यूनिट निकालोगे तो ये भी मीटर, ये भी मीटर, और ऐसे भी थीटा की कोई यूनिट होती नहीं है, यूनिटलेस। तो सारी स्ट्रेन जो होती है वो यूनिटलेस, डायमेंशनलेस होती है। अब स्टूडेंट्स स्ट्रेन पे कैसा क्वेश्चन बनता है? देखो, जो क्वेश्चन सिंपल है, आपको इनिशियल लेंथ दे दी, फाइनल लेंथ दे दी, तो वो तो बहुत सिंपल होता है। इसके ऊपर मेरे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिससे आपको स्ट्रेन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, जो आईआईटी का क्वेश्चन है। देखते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुने। ये एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 2L, राइट। और इसके मिड पॉइंट से, वायर जिसकी लेंथ 2L है, इसके मिड पॉइंट पे एक वेट लटका दिया, W वेट लटका दिया। तो इसकी नई सिचुएशन क्या बनेगी? नई सिचुएशन देखिए क्या बनेगी। जो वायर पहले यहां था, राइट, अब वो वायर ऐसे हो जाएगा वेट की वजह से। ये X नीचे आ जाएगा, ये वायर ये रहा, ये वेट यहां लटका हुआ, वायर ये रहा। अब देखिए ये कितना है, टोटल लेंथ L है, अपन ने मिड पॉइंट से लटकाया था, तो ये लेंथ हो गई L, ठीक है। अब पूछा है फाइंड आउट। अब देखो लेंथ बढ़ी है यहां पे, जो वायर की लेंथ 2L थी, अब 2L से ज्यादा। ये इतना ज्यादा नहीं होगा, ये तो मैंने समझाने के लिए X इतना बढ़ा लिया, ये बहुत थोड़ा सा वेट की वजह से वायर नीचे आया, ऐसा नहीं वायर पूरा नीचे लटक गया। फाइंड आउट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन वायर ड्यू टू वेट।
ड्यू टू हैंगिंग वेट कितनी होगी, ये आपको निकालनी है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ क्या होती है, फाइनल डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ। अब इनिशियल लेंथ तो वायर की पता है आपको 2L है, फाइनल लेंथ कैसे पता लगाएं, तो देखो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ध्यान रखना ये LS मतलब यह लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, तो जो लॉन्गिट्यूडिनल जो स्ट्रेन आएगी, ध्यान से सुने, फाइनली कितनी हो जाएगी, ये जितना है उतना ही ये होगा, तो इसका डबल कर दूं, 2 टाइम्स ऑफ द रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इनिशियल लेंथ कितनी है 2L, इनिशियल लेंथ कितनी है 2L, 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अब क्या बचेगा पीछे, रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उसकी पावर 1/2 माइनस L डिवाइड बाई L। अब स्टूडेंट्स थोड़ी मैथ्स लगानी पड़ेगी, मैंने इसमें से L स्क्वायर कॉमन ले लिया, L स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये आ गया, L स्क्वायर कॉमन लूंगा पावर में 1/2 है तो L आ जाएगा बाहर, अंदर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर माइनस L, और पावर में 1/2 है ये, और डिवाइड बाई L। अब स्टूडेंट्स देखो ये x बाई L का रेशियो, सिंस x छोटा है L कंपेरेटिवली बड़ा है, तो x बाई L का रेशियो जो आएगा वो 1 से बहुत छोटा है, और 1 से बहुत छोटा है तो x स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर का और छोटा आएगा, तो मैं यहां बाइनोमियल लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, बाइनोमियल। अब बाइनोमियल लगाऊंगा तो क्या आएगा, देखिए बाइनोमियल लगाने के बाद हमारा लास्ट स्टेप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का ये आया था, L 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर उसकी पावर 1/2 माइनस L अपॉन L, ये अपना लास्ट स्टेप था, राइट। अब देखिए बाइनोमियल लगा दीजिए, L बाइनोमियल क्या होती है, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, थोड़ा सा समझ लें बायो वाले बच्चे, 1 प्लस एक्स की पावर n वो होती है 1 प्लस nx, आगे भी टर्म्स होती है पर वो और स्मॉल हो जाएगी, पर ये लगती कब है, जब x की वैल्यू 1 से काफी छोटी हो, और जब छोटी होगी तो याद ऐसे रख सकते हो बायो वालों कि ये n जो है जंप करके आगे आ जाएगा, तो ये 1/2 जंप करके आगे आ जाएगा, तो 1 प्लस 1/2 आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर माइनस L और डिवाइड बाई L। अभी L से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो इस L से ये L कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, L प्लस 1/2, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन L माइनस L डिवाइड बाई L, L से L कैंसिल, सॉल्व किया, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर, आंसर, यही आंसर IIT ने दिया था। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने स्ट्रेन क्या होती है और ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होती है बहुत अच्छे से सीख लिया हमने। स्टूडेंट्स आशा करता हूं कि आपको इलास्टिसिटी पर मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट्स आपको यदि इलास्टिसिटी का मेरा ये वीडियो देखने से
फायदा हो रहा है तो आप मुझे जरूर कमेंट करें। उससे मेरा भी हौसला बढ़ता है और मुझे भी मेरी मेहनत पे और ज़्यादा विश्वास आता है कि मुझे और कुछ अच्छा करना चाहिए। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। स्टूडेंट्स, इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल TR जैन सर फिजिक्स ऑफिशियल के नाम से ज्वाइन करें। मैं उस पर इस सेकंड वीडियो पर बेस्ड वर्कशीट भेजूंगा जो आप सॉल्व करें। यदि आप मेरी सारे वीडियो और वर्कशीट सॉल्व करते हैं तो एग्जाम में आपका 100% क्वेश्चन सही होगा। थैंक यू।